नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए, अगर आप आगामी ईएमआरएस, केवीएस, डीएसएसबी या कोई भी टीचर वैकेंसीज को अगर आप उसके एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं और अगर वहां पर आपके कोर्स के अंदर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने को बोला गया है, तो मैं आपके लिए एक पूरी की पूरी कंप्लीट मैराथन जो है आपके लिए अपलोड होने वाली है आपके लिए, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ये जो टोटल आपके जो 16 चैप्टर्स है वो आपके लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट ईएमआरएस का टियर 1 अगर एक्सेस स्पेशली करना चाहता है, तो हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, वहां से जाके आप कोर्सेज वाले सेक्शंस में जाके यहाँ पर स्पेशली इसको मात्र 350 के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये कोर्स आपको दिख रहा होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको सिर्फ पीजीटी का ही तैयारी करना है, तो वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहां पर आप देखेंगे तो टीजीटी का भी आपको यहां पर जो है कोर्स अवेलेबल करवा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आपको तैयारी किसकी करनी है। सिर्फ आपको टीजीटी टियर 1 का करना है। वैसे आज ये मटेरियल देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि मटेरियल में कितना दम है, कितना मटेरियल इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी। ठीक है, आपको कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे enviraeducation.com पे जाएं, वहां से जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी जो मैराथन होने वाली है, इसके अंदर आपको मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो आपके लिए यहां पर जो भी आपके बेसिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन टू टीचिंग के ये कंसेप्ट सारे के सारे नीचे वाले समझाने वाला हूं। इसी प्रकार से फिर मैं आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स के बारे में आपको पार्ट समझाने वाला हूं। फिर आपका भाग सेकंड आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र यानी करिकुलम एंड पेडागोजीज आपको यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपको यहां पर आपके टीचिंग मेथड्स एंड मॉडल्स आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में आपको मैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद में आपको भाग थर्ड के अंदर आपको मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में एक चीज और भी साथ में मैं बताता चलूं कि इस मैराथन को करने के बाद मैं ये पक्का गारंटी ले सकता हूं कि मोस्ट ऑफ साइट या कोई भी मॉक टेस्ट को आप लगा लीजिएगा, आपके सवाल इन्हीं में से आपको मिलेंगे। और रटने का काम आपको पता है ना, तो मैंने शुरू से किया है ना ही मैं आज करने वाला हूं। पूरी मैराथन को बिल्कुल हम आपस में एक हो सकता है ना कि कम्युनिकेशन या बातचीत के दौरान कैसे याद कर सकते हैं, मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। इसीलिए जैसा आपको एडजस्ट मिले ऐसे एडजस्ट करके इस पूरी मैराथन को देख लीजिएगा, आपका बेड़ा पार है। चलो, अब इसके बाद में देखो, मैं आपको असेसमेंट एंड साइकोलॉजी के अंदर आपको मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में मैं आपको यहां पर जो भाग फोर्थ, जिसके अंदर आपको इंक्लूसिव और इसके बाद इंक्लूजन एंड इनोवेशन पढ़ाने वाला हूं, जिसमें इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन क्या होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में मैं आपको आईसीटी के बारे में यहां पर जानकारी देने वाला हूं, आईसीटी इन टीचिंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर मैं आपको पार्ट फिफ्थ जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनलिज्म को समझाने वाला हूं, जिसमें आपके स्कूल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद में 11वां जो चैप्टर रहेगा वो प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा रिसर्च बेसिक फॉर टीचर्स, आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, 6th वाले भाग के अंदर मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड हायर ऑर्डर स्किल्स आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद 14 नंबर वाला जो चैप्टर आपका जो कि आपके करंट इश्यूज एंड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली, ये पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में मैं आपको पार्ट 6 के अंदर समरी एंड स्पेशलाइजेशन समझाऊंगा, जिसमें आपके आ जाएगा एजुकेशनल कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी ओवरव्यू आपके आ जाएंगे। और फिर आपके 6th वाला जो 16वां जो है वो माइक्रो टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो भी पढ़ाने वाला। पूरी क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। बस मेरा आपसे आग्रह है कि इसको लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। जरूर नहीं कि आप एक बार में बैठ के देख लो, आपको जैसे टाइम एडजस्ट लगता है देखिए आप। अब लास्ट में क्या करेंगे आप, ठीक है, शुरू करने से पहले मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो पे आपके 1000 अगर आपके कमेंट्स और 100 लाइक पूरे हो जाते हैं, तो अगला जो सब्जेक्ट आप रिक्वेस्ट करोगे उसकी पूरी मैराथन डालने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सभी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी एक बार माता रानी का जयकार लगा दीजिए, जय माता दी। और माता रानी से आप उम्मीद कीजिए कि भाई ये जो क्लास है वो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मैं चैप्टर आप सभी के लिए शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, शिक्षण का परिचय जो है उसको लेकर। तो देखो, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, आपको ज्यादा टाइम भी इस पे वेस्ट करने की नीड नहीं रहेगी।
तो पहली बात है भाई अपना कि ये टीचिंग क्या है सर आखिर आपका। तो टीचिंग मतलब क्या है? टीचिंग एक मानव एक्टिविटीज में सबसे ओल्ड और एसेंशियल काम है। बहुत ही पुराने समय से ये जो चलती है ये एक्टिविटी जिसको अपन टीचिंग शिक्षण कहते हैं, इसका यहाँ एक डेलिब्रेटेड यानी जानबूझकर, इसके अलावा सिस्टमेटिक और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो टीचिंग क्यों कर रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं किसी चीज को? आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। अभी की बात करें तो अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ रहे होंगे? जीके क्यों पढ़ रहे होंगे? आपका आगे टारगेट है कि सर हमारा ये आगे EMRS का एग्जाम आ रहा है या DSSB के एग्जाम आ रहे होंगे, तो आपका कोई ना कोई एग्जाम का टारगेट होगा, आपका लाइफ में कोई ना कोई टारगेट होगा, तभी तो आप आज पढ़ाई कर रहे हो, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका भाई पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सिस्टमेटिक क्या है। सिस्टमेटिक मतलब एक के बाद एक प्रोसीजर। कभी ऐसा हुआ कि भाई आपने अभी, जैसे मैं एक टेक्निकल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि भाई अभी आपने यहाँ पर जो है एडवांस चीज सीखी नहीं, पहले आपको एडवांस दे दें। मतलब पहले आप बेसिक से होते हुए फिर उसके अंदर मीडियम स्टेज पे जाते हो, फिर एडवांस पे जाते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें चलती है। पहले आप यहाँ पर जैसे हिंदी ग्रामर की बात करें, पहले आप वर्ण क्या है, वाक्य क्या है, उनको सीखते हैं, संधि वगैरह ये चीजें सीखते हैं, फिर आप एक शब्द बनाना सीखते हैं या किसी से कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। डायरेक्ट कभी कम्युनिकेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो यही चीज इसके अंदर आती है कि टीचिंग एक सिस्टमेटिक, डेलिब्रेटेड और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ध्यान रख लेना। इसका जो एम है वो सिर्फ नॉलेज को देना ही नहीं है। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज आपको रटा दूं इन चीजों को, नहीं। इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है वो आपके लर्नर यानी जो शिक्षार्थी होती है उसका पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। इसमें उसके क्या क्या वैल्यू, जैसे मैं अब आपकी पर्सनैलिटी, जैसे मान लो एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एम ये है आपको पढ़ाने के पीछे का कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप करूं। अब पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी तो सीधी सी बात है आज की समाज में आपकी वैल्यू हाई होगी। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी को भी आप यहाँ पर जो है मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा? टीचिंग का। आप आज अच्छे से आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी तो कल आने वाले समय में आप कैसा डिसीजन लेना है, उन चीज़ों से कैसे निपटना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, तो उन चीज़ों से आप तभी निपट पाओगे जब आपके पास उसका सॉल्यूशन होगा, आपने उसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ऐसे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसे एक साइंटिफिक प्रोसेस मानती है। साइंटिफिक प्रोसेस होने का मतलब है कि किसी भी चीज के होने के पीछे के कारण पहले से पता हो तो वो साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर आते हैं। भाई जैसे कोई बोलता है ना कि साइंस ये कहता है कि ये चीज ऐसे होती है, आज मैं बोलता हूँ दूध का कलर व्हाइट क्यों होता है, तो उसके पीछे का क्या एक साइंटिफिक रीजन है, सीधी सी बात है। भाई कोई चीज के होने के पीछे का, आज गुरुत्वाकर्षण का नियम है इसीलिए तो हम पता कर पा रहे हैं कि भाई कोई भी चीज ऊपर फेंकी जा रही है तो वो नीचे जाएगी धरती की ओर। तो ये रूल है आपके पास, एक साइंटिफिक रूल्स आपके पास हैं, इसीलिए आप उसको आप प्रूव कर पा रहे हो। बाकी आपके पास जिस चीज का बेस ही नहीं, आपको उसकी जानकारी पता ही नहीं, तो आप कैसे उसको प्रूव करेंगे? तो मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला डेलिब्रेटेड प्रोसेस क्या होती है बेटा? डेलिब्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि यहां एक एक्सीडेंटली होने वाली चीज नहीं है। टीचर पहले लेसन प्लान करता है और फिर क्लास के अंदर जाता है। मतलब ये है कि आज अगर आपको मैं ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मन में हुआ कि आज उठ गया क्या करते हैं मैराथन ले लेते, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज को पूरा रेडी किया, इन पूरे चैप्टर्स को एक पीडीएफ में लाया है। पीडीएफ में लाने से पहले भी इन चीजों को मैंने भी प्रूव किया है कि कौन कौन से एग्जाम में इन चीजों को पूछा गया, कहां कहां पे नहीं पूछा गया। इन चीजों को प्रूव करने के बाद में मैं बेटा आपके लिए यहां पर इस चीजों को लेके आया हूं। तो ये एक पहले से सोची समझी चीज है। पहले अपन प्लान करेंगे, टीचर क्या करेगा, पहले उन चीजों को प्लान करेगा, प्लान करने के बाद में आपको उन चीजों को पढ़ाएगा। इस चीज को अपन कहां रखते हैं बेटा? वो रखते हैं अपन डेलिब्रेटेड के अंदर। सेकंड, गोल ओरिएंटेड क्या होती है बेटा? गोल ओरिएंटेड होने का मतलब है कि एक पीछे पहले टारगेट आपका डिसाइड किया होता है। अगर टारगेट ही नहीं होगा तो आप सोचिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज आपके किसी चीज को होने का टारगेट ही नहीं, आपने लाइफ में टारगेट ही नहीं कर रखा, तो आप क्यों ही पढ़ रहे होंगे? आप ऐसा तो नहीं है अब आपका कल आगे जाके मान लो कि आपको अच्छे यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए फाइट करना, तो क्या करेंगे आप? जीके, जीएस, करंट अफेयर्स या जो भी समसामयिक मुद्दे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका टारगेट है आगे जाके आपको एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है बेटा। तो ये कहता है कि आपका जो टीचिंग है वो आपके आगे जाके गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब आपको आगे जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है। अगला देखो, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है कि लर्नर जो होता है वो कई सारी सिचुएशन और चेंजेज में खुद को एडजस्ट करना सीखता है। आज अगर उस चीज को उससे कैसे निपटना, अगर उसको ही नहीं पता है बेटा, तो वो आने वाले समय में कैसे निपटेगा? उसके पास उसका कोई भी क्लियर होने का कोई भी उसके पास नहीं है रीजन। तो उससे निपटने के लिए आपको भी बात समझ में आ गई होगी कि उससे निपटने के लिए उसके पास में कोई ना कोई चीज का बेस होना चाहिए। नहीं हुआ तो कैसे निकलेगा वो आगे? तो आप मेरी बात भली बातें समझ चुके होंगे कि अगर उसको उस चीज से पार पड़ना है, किसी प्रॉब्लम से सॉल्व होना है उसको, तो सीधी सी बात है उसके पास में अध्ययन होना, उसको उस चीज का पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ओके, चलो, तो ये चीज आपकी यहां पर आ चुकी है कि एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि लर्नर के लिए फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आए उससे निपटना, ये सिखाता है उसको सॉल्व करना।
गोल ओरिएंटेड मतलब जीवन में उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी हेल्प करती है। अगला डेलिब्रेटेड मतलब जब एक टीचिंग जो की जाती है तो वो पहले तैयार की जाती है, उसके कंसेप्ट तैयार होते हैं, उसके बाद पढ़ाया जाता है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं अब आपसे कि भाई मैंने आपको बिना रटाए तीनों चीजें अच्छे से याद करवा चुका हूं। ओके, चलो ये एक नीचे एग्जांपल दे रखा है कि एक साइंस टीचर सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बताता बल्कि वो बच्चों को यह भी सिखाता है कि प्रॉब्लम आने पर उससे एनालाइज कैसे किया जाए। अब मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं, ठीक है, जो कि मैं डेली बेसिस पर मुझे पिछले 7+ ईयर का यानी 7+ ईयर का नॉलेज है। मैं बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर आज भी समय में पढ़ा रहा हूं इसी टाइम पर भी, लेकिन मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हूं। अभी मैं राजस्थान के हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की बात करूं तो उनको भी मैंने सक्सेसफुली क्लियर किया है, और यूपीएससी का अभी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एग्जाम है उसके अंदर भी मैं सक्सेसफुली उसको क्लियर कर चुका हूं। बस उसके लिए मैं अभी ज्वाइनिंग की वेट में हूं। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ना बेटा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अभी तक की बातों में या इस चैनल को इतना मैं ग्रोथ करा हूं तो उसके पीछे देखो ऐसा था नहीं। आज अगर मैं आपको रट्टा विधि समझा रहा होता, सीधी सी बात है अभी तक ये क्लास आप छोड़ के भाग चुके होंगे। तो मैं आज आपको एकदम फेमिलियर वे में आपके साथ समझा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मेरा पिछले 7 से 8 सालों का अनुभव है जो कि आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। तो इतने 6 से 7 साल पढ़ाने के बाद मुझे ये अनुभव मिला कि बच्चों को कभी भी आप एक रट्टा विधि से समझाओगे तो बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो अभी आप भी मेरे साथ बातों ही बातों में बहुत सारी समझ गए होंगे चीजें। ओके, तो मैं अगर एक कंप्यूटर टीचर हूं और मुझे आगे जाके कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मैं बच्चों को क्या पढ़ूंगा कि भाई उसमें कोड में ये चीज चेक करो, ये चीज। आज अगर बच्चा मेरे से अच्छे से समझेगा तो इस तो वो आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर या ऐप में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, एरर को ठीक कर पाएगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप कि आने वाले समय में आपका जो कैटेगरी का जो बच्चा है आगे जाके उस कैटेगरी में अगर उसको इश्यू आ रही है तो उसको जो टीचर है वो अच्छे से उसको कैसे निपटना है वो समझाता है एजुकेशन के अंदर। एक सेकंड एग्जांपल भी देखो, जब एक टीचर बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट देता है तो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं सिखाते बल्कि टीम वर्क और शेयरिंग की वैल्यू भी सिखाता है। दोनों चीजें क्या समझो, टीम वर्क होने का मतलब है कि देखो अगर एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं। अब एक फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है, अब उसमें से 4 उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक अकेला बेचारा उस काम को कर रहा है, उसके लिए मर रहा है, दिन रात कोशिश करा। लेकिन सोचो एक जना कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्या पता हो सकता है उसका रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये सारे के सारे मेंबर एक साथ होकर यानी एकजुट होकर उसके लिए काम करें ना, तो आपको पता है, आपने सुना होगा एकता में बल होता है। एकता में बल होने का मतलब है कि सभी एक साथ मिलकर अगर उस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर काम करेंगे तो सीधी सी बात है उस काम को फटाफट कर लिया जाएगा। ओके, तो जो भी ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क होता है, उससे करने से बच्चों के अंदर यह भावना जागृत होती है कि अगर हम किसी काम को एक साथ मिलकर करें तो इसका मतलब क्या है, उस चीज को अचीव किया जा सकता है। ओके, जैसे ये YouTube से मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप सभी मेरे लिए फैमिली की तरह है। तो जब भी आप इस पर कोई भी अवेलेबल होता है वीडियो तो उसको आप अपनी तरफ से सपोर्ट करो, आप लाइक करो। तो इस करने से क्या होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ रिलेट कर रहे हो और आप मुझे अपना समझते हो, तो मुझे और कुछ नया करने के लिए आपके लिए कोशिश। और जब आप मेरे साथ मिलोगे और मैं आपके साथ मिलूंगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम को या कोई भी आने वाली समस्या से हल कर सकते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ऊपर वाला पहला कंसेप्ट जो कि है कि टीचिंग क्या है। अब बात करते हैं इस टीचिंग का स्वरूप क्या है, यानी नेचर ऑफ टीचिंग की बात करने जा रहा हूं बेटा मैं। तो नेचर ऑफ टीचिंग क्या है इसको समझिए। नेचर ऑफ टीचिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर जो नेचर टीचिंग के जो बेसिक नेचर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कि एक पर्पजफुल एक्टिविटी है। पर्पजफुल एक्टिविटी होने का मतलब है कि उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ये क्या है, यहां पे इसका मतलब होगा बेटा आपके लिए कि जब भी आप एक टीचिंग करते हो ना तो उसका कभी भी वो मीनिंगलेस नहीं होती है। कोई बोलता है ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े जानकार, वो कहते हैं कि आज जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे भविष्य में उस चीज़ का मतलब क्या है कि वो भविष्य में तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, कभी ऐसा मत मानना कि यार ये बोरिंग है या ये हम बेकार में पढ़ रहे हैं। कभी कोई चीज़ बेकार नहीं होती है। आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ पढ़ी होगी ना, वो आपको भविष्य में जरूर हेल्प करेगी। ये मैंने अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हूँ तो मैं वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ूँ। आज मैंने टाइम टू टाइम मतलब मैंने जो भी राजस्थान के मंदिर है, हवेली है, उनके बारे में पढ़ा तो मुझे एग्जाम के अंदर हेल्प की उसकी, चाहे वो राजस्थान के हाईकोर्ट के एग्जाम की बात करो या और भी एग्जाम। तो देखो आज जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका आगे जाके कोई ना कोई मीनिंग है, ध्यान रखना। आज आप उसको पढ़ोगे वो आपके लिए काम की है। तो टीचिंग कभी मीनिंगलेस नहीं होती है। यह हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर क्या करती है, फोकस करती है। आपके आगे जाके किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने में हेल्प करेगी। उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। सेकंड, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मतलब ये एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग का प्राइमरी एम
व्यक्ति को सोशल यूजफुल बनाना है, ठीक है, सोशल यूजफुल बनाना है यानी समाज के काम आने वाला, समाज के अंदर आप किस तरीके से और लोगों को जागरूक कर सकते हो। अब आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे जागरूक करेंगे, तो ये चीज आपको कहां से अचीव होती है, टीचिंग से आपको अचीव होती है। यहां टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी के बीच का एक इंटर कनेक्शन होता है, क्या होता है वो आपका टीचिंग होता है। थर्ड होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या होता है बेटा, बाई डायरेक्शन और यूनी डायरेक्शन का मतलब है जिसमें कोई भी काम जो है वो एक ही तरफा होता है। बाई डायरेक्शन होने का बेटा काम है कि वो आपके एक साइड से जा रहा है, दूसरी साइड से आ भी रहा है, यानी एक जो टीचर है वो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे जो है बच्चों टीचर से कुछ सीख रहे हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल है आपके। यानी टीचिंग सिर्फ वन वे नहीं होती है, इसमें टीचर और लर्नर मतलब जो भी आपसे पढ़ रहे हैं, जो भी लर्नर स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है वो आपके, तो इसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं भी बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, या फिर बच्चा कुछ पूछ रहा है उस समय टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उस समय दोनों को आपस में एक समान एक्टिव रहना जरूरी है आपका, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ देखो, यहाँ पर टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट उससे सवाल पूछता है और उस पर फीडबैक मतलब वापस रिप्लाई जो मिलता है उसके ऊपर। आज अगर मैं आपसे आप सभी से पढ़ रहा हूँ, आप सभी को अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा क्या आपने ऊपर वाला जो कंटेंट पढ़ाया क्या आपको समझ में आया बच्चा, तो आप सभी क्या बोलेंगे, यस सर हमें समझ में आ गया। आप सभी को अगर मैं ये बोलूँ कि बताओ अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया डेलिब्रेटेड क्या होता है, तो चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो भाई कि डेलिब्रेटेड होने का मतलब क्या है, एक टीचिंग प्रोसेस में डेलिब्रेशन क्या होता है, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, डेलिब्रेशन क्या होता है, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक जो पढ़ा रहा हूं ना इसी तरीके से आपको मेरे साथ बांधे रखूंगा, ध्यान रखना, ताकि मैं चाहता हूं कि आप हर एक प्रोसेस पे कंटेंट को अच्छे से समझ रहे हों। तो डेलिब्रेटेड होने का मतलब क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर पढ़ाया। डेलिब्रेटेड होने का मतलब है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके अंदर उस चीज को पहले से वो तैयार करके लेके आता है। आज मेरे को ये कंटेंट आपको पढ़ाना तो मैं ऑलरेडी इसको 1 से 2 दिन पहले तैयार कर चुका हूं, ये डेलिब्रेशन के अंदर आता है। ओके चलो आगे बात करते हैं हम। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल क्या होता है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या होता है बच्चा, ये गतिशील और लचीला, यानी क्या है, टीचिंग का मेथड कभी भी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होता है, इसे लर्नर की नीड या करंट सिचुएशन के अनुसार चेंजेज किया जा सकता है। जैसे आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई बच्चा है, देखो 2 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा किसी चीज को फटाफट एक ही बारी में समझ सकता है, एक बच्चा है जो धीरे समझता है जिसको स्लो लर्नर भी कहते हैं। अब मान लो कि ये मैं हूं, अभी यहां पर किसी चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब इसको पढ़ा रहूंगा ये क्या पता ये एक बारी में समझ में आ गया, तो मैं घर से तैयार करके आया कि मैं एक बार पढ़ूं इसको, तो ऐसा चीज हो ही नहीं सकता। ये बच्चा बोलेगा सर मुझे समझ नहीं आया। अब मैं यहां से जब आपको पढ़ाने के लिए आया तो मान लो मैं टॉपिक के साथ एक ही एग्जाम्पल जोड़ के आया, ओके, जबकि ये बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा, यानी इसके साथ कुछ और एग्जांपल जोड़ने पड़ेंगे। तो ये चीज कभी फिक्स हो ही नहीं सकती है टीचिंग, इसके अंदर हमेशा सिचुएशन के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को चेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे ये एग्जांपल था, ये इस एग्जांपल से बच्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको, और कुछ नए एग्जांपल जोड़ने पड़ेंगे। तो मेरी बात भी अब आप समझ गए होंगे कि जो एक टीचिंग है वो डायनेमिक यानी चेंजेज होने लायक और लचीला यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको चेंज करने लायक बनाना पड़ेगा टीचिंग को। अगला फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है समझिए। फॉर्मल टीचिंग का मतलब है कि फॉर्मल टीचिंग स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको यानी निश्चित सिलेबस और टाइम टेबल के आधार पर जो करवाई जाती है वो आपकी क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी फॉर्मल। ध्यान रखना, फॉर्मल होने का मतलब है कि जो भी आपकी कंटेंट है वो आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। फॉर्मल होने का मतलब क्या है, तो ये फॉर्मल होने का मतलब आपका यहाँ पर ये होता है जो शिक्षा आपको एक स्कूल और कॉलेज में निश्चित सिलेबस और टाइम टेबल के आधार पर करवाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है बेटा, तो इनफॉर्मल होने का मतलब है कि हम लाइफ में किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखते हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल की किताबों से कुछ सीखे, हो सकता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसा इवेंट हुआ या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे भी आप आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये जो चीज होती है वो आपके लिए क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, ओके, रोड पर चल रहे हैं और आपने देखा कि यहाँ पर रोड के साइड में एक बड़ा सा कचरा, यहाँ पर कचरा बिखेरा हुआ जिससे मच्छर पनप रहे हैं, और वहां पर क्या पता एक कोई आपसे कम एज वाला कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसने उस कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। कुछ समय बाद आपने देखा कि वहां पर अब वो मच्छर नहीं पनप रहे हैं, सभी स्वस्थ जी रहे हैं। या किसी चीज से आपने उस चीज से सीखा कि देखो आज मेरे से छोटी एज वाला ये बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो वो चीज आपने बुक से पढ़ी क्या, नहीं पढ़ी, या बुक से सीखी क्या, नहीं सीखी। तो ऐसी चीजें जो आप लाइफ में किसी न किसी इंसिडेंट से सीखते हैं उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर इनफॉर्मल टीचिंग। और फॉर्मल टीचिंग वो होती है जो कि आप एक स्कूल या कॉलेज में रहते हुए निश्चित सिलेबस या टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गई, आगे जरूर पूछूंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा।
आगे अब बात करते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं बेटा? तो टीचिंग के कॉन्सेप्ट यानी टीचिंग की अवधारणाएं क्या होती है। तो टीचिंग एक प्लान्ड इंटरेक्शन होता है जिसका मकसद लर्नर के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंजेस लाने होते हैं। अब ये क्या कह रहा है सर, समझिए हमें। तो प्लान्ड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपसे बच्चा सीख रहा है ना, उसके बिहेवियर के अंदर आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। यानी आप जब टीचिंग करवाएंगे ना, तो बच्चा जैसे जैसे आपसे उन चीज़ों को समझेगा ना, वैसे वैसे वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देगा। ठीक है, डिसाइड जो भी चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ पर आपका एक डिसीजन है कि मैं इस जो भी मेरे से ये बच्चा पढ़ रहा है, आने वाले समय में अगर ये बच्चा मेरे से ऐसे ही पढ़ता रहा तो ये बच्चा आने वाले समय में जो भी इसकी बुरी आदतें हैं वो छूट जाएगी। बच्चा टीचिंग के अंदर मतलब पढ़ने के अंदर ध्यान नहीं दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए उतार हो जाए। अब इसके लिए देखो, आप जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशन कर सकते हैं बच्चे को, या बच्चे को कुछ ऐसे इंसिडेंट बच्चे के सामने लाएं जिससे बच्चा पढ़ने के लिए उतार हो जाए, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ओके, जैसे मैं आज आप ही से बात करूं कि आज आपके साथ वाले आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि यार क्या ही कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बाद में पढ़ने का कुछ खेल नहीं रहा है बेटा। आज आप अभी से आप पढ़ लोगे ना, तो आपके आने वाला समय आपके लिए बेटर होगा। देखो मैं दो चीजें बताता हूं। जीवन का आपका जो कर्व है ना, वो अगर आप ऐसे चला रहे हो, या अगर आपका लाइफ का जो कर्व है वो आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है, आपका लाइफ का कर्व अगर इससे चल रहा है, तो आप मैं कह रहा हूं कि आने वाला जीवन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कैसे, समझिए। आज आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी वे में, इस कर्वी वे में लेके आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आने वाले समय में आपको मुश्किल होगा ऊपर चढ़ना। लेकिन आज आप मुश्किल से होते हुए यहाँ पर चढ़ रहे हैं, आज आपने लाइफ को यहाँ से अचीव कर लिया, लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव कर लिया, तो सीधी सी बात है कि आने वाला लाइफ आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई बात समझ में? ये कर्व हमेशा अपनी लाइफ में आप फॉलो कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बनेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर। तो टीचिंग एक प्लान इंटरेक्शन होता है जिसका मकसद जो भी लर्नर यानी जो आपका टीचर है, स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में डिजायर्ड मतलब जो आपने पहले से सोच रखे हैं वो चेंजेस लाते हैं आप। इसका मेन फोकस क्या होता है? तो इसका मेन फोकस आपके 3 एरिया पर होता है। पहला आपके कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है सर? तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, समझिए। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसको कह सकते हैं अपन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, या हमारे थिंकिंग स्किल को भी डेवलप करता है। यानी जब एक कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर फोकस करता है आपका जो शिक्षण की जो अवधारणाओं के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की जो नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज करता है। अगला अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चे को किसी चीज के ऊपर समझने की कैपेबिलिटी भी देता है। कौन? टीचिंग देता है, ध्यान रखना। थर्ड, विश्लेषण करने नाम की चीजें। कोई प्रॉब्लम दो उसको, प्रॉब्लम देने के बाद में मान लो कुछ चीजों के अंदर वो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेगा, यानी समझेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने का मतलब क्या है? वो ये समझेगा कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ें उसको उसके दिमाग में धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कहाँ से सीखेगा? जब वो टीचिंग को मतलब टीचिंग को इम्प्रूव, जब वो किसी चीज़ों को पढ़ेगा ना भाई, बिना पढ़े तो उस चीज़ों को वो सॉल्व नहीं कर सकता, ये तो आपको भी पता है। आज अगर आपको मैथ का ट्राइंगल का फॉर्मूला, यानी आज त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई आपने पढ़ा ही नहीं होगा, उसके कुछ सॉल्व किए नहीं होंगे क्वेश्चन, तो आने वाले समय में अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो क्या आप सॉल्व करोगे? क्या नहीं कर पाओगे, सीधे सी बात है। तो आपको जब एक क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, तो पहले आप उसको समझते हो, अंडरस्टैंडिंग होती है आपके अंदर। समझने के बाद वो क्या करवाना चाह रहा है या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये चीज आप टीचिंग के अंदर समझते हो। ध्यान रखना, यह हमारे थिंकिंग स्किल को भी डेवलप करता है, यानी सोचने की क्षमता को अच्छा करता है आपके। कौन? टीचिंग करता है। अगला अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है भाई? रिलेटेड टू, यानी अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है? एटीट्यूड, यानी आपका नजरिया। बच्चे का पहले नजरिया किसी को लेकर गलत है, ठीक है, या आपका जो नजरिया वो गलत है, लेकिन जब आप एक पढ़ाई करेंगे ना, आप अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप किसी और को जब आप देख रहे होंगे तो उसको आप सक्सेस करने के उद्देश्य से देख रहे होंगे, या उससे आप बैर, ये जो चीज़ें ना वो आपकी धीरे धीरे वैसे भी आपके, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो वैसे भी वो तो आपके बाहर निकलनी है। तो आपका जो नजरिया है वो कौन चेंज करता है? वो टीचिंग करता है। आज आप 2 अलग अलग पार्टियों के चक्कर में आप बोल रहे होंगे कि भाई वो पार्टी वाला वो कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो ये समझ रहा होगा कि जो पार्टी अच्छा कर रही है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं खाली एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ कब आती है आपके अंदर? ये चीज़ आपके पढ़े लिखे होने के बाद। आज आप कम पढ़े लिखे हैं तो आज बाहर की जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में जो बातें आ रही है उनको सही मान लेते हैं आप, और आप बोल रहे हो हाँ ये चीज़ ऐसे चली,
लेकिन आप उसके पीछे का तथ्य पकड़ो। तथ्य पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तो ये कैसे पता कर पाओगे? जब आप एक टीचिंग को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे अपनी। अगला, आप अपने समाज के अंदर अपना जो वैल्यू है उसको कब इंक्रीज कर पाओगे? जब आप एक अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाओगे। अगला, इंटरेस्ट, आपकी रुचियां कब जागृत होगी? जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे। अगला, इमोशंस, भावनाओं को समझ पाओगे। आज आपके सामने कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, अब आज एक मान लो कि आप एक अच्छे खासे पढ़ लिख के बड़े अफसर बन गए। अफसर बनने के बाद में आपको पता चलेगा कि कोई वो उस रिलेटेड कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो नीचा क्यों है, क्योंकि उसके साथ में शुरुआती दौर से मतलब समाज ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा या उसको सपोर्ट नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें आप कब समझ पाओगे भाई? एक आप जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ लिख जाओगे ना, तब आप समझ पाओगे। यह डोमेन बताता है कि हम फील कैसा करते हैं, हम कैसे समझते हैं उन चीज़ों को। तो वो चीज़ आपकी अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है, भावनात्मक क्षेत्र। थर्ड आता है जिसको कहते हैं अपन साइकोमोटर क्षेत्र, यानी जिसको मनोज्ञात्मक क्षेत्र भी कहा जाता है, साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है इसको। ये आपके स्किल, प्रैक्टिकल एबिलिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन जैसे एक्सपेरिमेंट या ड्राइविंग स्किल्स जो भी होते हैं उसको भी क्या करता है, ये फोकस करता है आपके। यानी किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके कैसे समझा जाता है वो आप इसके अंदर इंप्रूव करते हो साइकोमोटर के अंदर। आपके अंदर जो स्किल है किसी चीज़ को करने की, आज आपको अच्छा, अगर आपको डिज़ाइन करना आ रहा है तो वो चीज़ होगी आपका। आपको अच्छा गाड़ी चलाना आ रहा है, आपको किसी चीज़ को प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना आ रहा है, आपको अच्छी गायकी है, तो ये जो भी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल करके इंप्रूव की जा सकती है वो किस में आती है? साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती है, ध्यान रख लेना। ओके, अब बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग को लेकर। अभी तक के चीज़ों में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो बताइए सभी के सभी। अभी तक को जो भी आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया इसमें अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है तो सभी कमेंट करें। चलो, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को आंसर देना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग में क्या डिफरेंस है? लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है समझिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। शॉर्टली इसको लिख सकते हैं आप। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप में से जो भी अभी तक एक्टिव होकर अच्छे से पढ़ रहे हैं या आपने कैसे भी एडजस्ट करके अभी तक का पढ़ा है ना, आपने आंसर दिया होगा इसका। फॉर्मल टीचिंग जो होती है वो आपकी स्कूल और कॉलेज से एक फिक्स टाइम टेबल या सिलेबस के आधार पर अचीव की जाती है। और इनफॉर्मल टीचिंग जो होती है वो लाइफ में आप कोई ना कोई इंसिडेंट्स के होने से सीख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं। अच्छी बात है, आप में से अच्छी कोशिश की है जिन्होंने भी आंसर दिया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए बस जल्दी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन और आगे कंसेप्ट की ओर। अब बात करूंगा मैं आपके लिए लेवल ऑफ टीचिंग, यानी एक शिक्षण के क्या क्या स्तर होते हैं वो मैं यहां पर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर देखिएगा बच्चा, पहला आता है आपका, देखो शिक्षण के 3 लेवल होते हैं जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, ध्यान रखना। पहला लेवल होता है जिसको कहते हैं अपन मेमोरी लेवल, यानी स्मृति स्तर क्या होता है वो समझ रहे हैं। यह सबसे लोवेस्ट यानी सबसे नीचे वाला स्तर होता है। इसका फोकस सिर्फ चीज़ों को रिकॉल यानी याद करने और रोट लर्निंग यानी रटाने पर होता है। ये जो चीज़ें होती हैं भाई, देखो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक ही बारी में समझ में नहीं आता, ये भी आपको पता है। उन चीज़ों को बार बार जब आप उनको रटाएंगे या जब उसको रोट लर्निंग पे लाएंगे ना, तब उसको आज आपने छोटे बच्चे हैं भाई, आज आपने उनको बताया कि भाई क के ऊपर ये मात्रा लगने से के बन जाता है, तो जरूरी है कि भाई वो कल आप जब वापस और याद करवाओगे तब जाके बच्चे को यहाँ पर ये चीज़ याद आई होगी, ठीक है। तो जब अपन लो लेवल यानी मेमोरी लेवल की टीचिंग की बात करते हैं तो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रोट लर्निंग और उसके रिकॉलिंग कंसेप्ट के ऊपर अपन फोकस करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें जो लर्नर होता है ना, उसका रोल होता है ना वो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है। लर्नर कौन? जैसे छोटे बच्चे आपके सामने बच्चे बैठे हैं, वो निष्क्रिय होकर बैठे हैं आपके सामने, उनको आप कोई चीज़ समझा रहे हो, जरूरी नहीं वो एक बारी में 2 बारी में समझाएं, उसको बार बार रिकॉल करवाने पर याद होगा। घर के अंदर भी देख लो आप कि जब एक बच्चे को बार बार समझाया जाता है ना कि यार तुम्हारे बड़े चाचू है या इसका नाम ये है, तो बच्चा एक बार में नहीं समझता, वो जब बार बार उन चीज़ों के टच में आएगा ना तब जाके वो समझता है उस चीज़ों को। तो मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। ये बार बार इसका जो मेन फोकस होता है वो बार बार चीज़ों को रिकॉल और रोट लर्निंग यानी उसको बार बार याद करवाने और रटाने के ऊपर होता है। इसके अंदर जो लर्नर होता है ना, उसका जो मेन फोकस होता है वो निष्क्रिय होता है, ध्यान रखना आपका। एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन टेबल या हिस्टोरिकल डेट को बार बार उसको रटाया जाता है तब जाकर वो याद होता है।
चलो भैया सेकंड हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध स्तर के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं बल्कि मीनिंग्स यानी उसके अर्थ को समझना और रिलेशनशिप यानी उसके साथ संबंध बनाने को लेकर होता है। आप उसके साथ कैसे रिलेट करते हो, ये जो चीज़ें होती है वो आपके कहाँ समझाई जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझाई जाती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर बात करें तो इसको चीज़ों को रोट यानी रटाने के ऊपर नहीं बल्कि उन चीज़ों को समझने, यानी जैसे मैंने आपको कोई वर्ड समझाया तो वो चीज़ अब रटा रहा हूँ तो वो है मेमोरी लेवल पे, लेकिन वो चीज़ है क्या अगर उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको और आप समझ रहे हैं तो वो होती है आपके कौन सी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगला इसके अंदर लर्नर का रोल क्या होता है, इसमें लर्नर जो होता है वो एक्टिव होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर चीज़ों को रटाएंगे तो वो निष्क्रिय है, वो कहेगा मैं बाद में पढ़ लूंगा इसको या बार बार रटूंगा तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्टिवली उस चीज़ों को समझ रहा है तो वो आपके क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ चुका है। जैसे फिजिक्स के लॉ को रीजनिंग के साथ समझाना, फिजिक्स का कोई लॉ है वो समझाया जा रहा है तो उसके पीछे का होने का कारण आपको समझा जा रहा है ना, आप समझ जाएंगे तो उसका मतलब आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे। अगर आप एज आईटी गाय, अगर आप एक अच्छे, अगर मान लो एक आपने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से और मैं एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई लूप के अंदर ये जो चीज़ होती है, फॉर लूप के अंदर ये चीज़ ऐसे डिसाइड की जाती है, अगर आप समझ गए इसका मतलब है कि आप कोई भी लूप का कंसेप्ट जो है वो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। यानी उस चीज़ के होने के पीछे का अगर मैं यहाँ पर जो है पीछे का साइंस समझा रहा हूँ और अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आगे जाके आप उन चीज़ों को आप उनसे रिलेट करके आप उनको सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होती है बच्चा और आप उसको एक्टिवली समझ भी पा रहे होंगे। अगला थर्ड आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव जो लेवल होता है ना वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ध्यान रखना ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसका जो फोकस होता है वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ओरिजिनल सॉल्यूशन से खोजना। यानी कोई प्रॉब्लम दे दी आपको तो प्रॉब्लम दे दी, अब उसके बाद आप उसके ऊपर एक डिफिकल्ट थिंकिंग जो होती है वो आपके पास आ जाती है कि इस चीज़ को आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल आप इन चीज़ों को समझते हैं, उसके पीछे आप लॉजिक लगाते हैं कि क्या ये कोड ऐसे लिखने से सॉल्व हो सकता है, क्या ये कोड ऐसे लिखने से सॉल्व हो सकता है। आप अगर मान लो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी सब्जेक्ट क्राइटेरिया से उसको मैप कर सकते हैं कि भाई क्या इस चीज़ को ऐसे लॉजिक लगा के सॉल्व किया जा सकता है, क्या इस वाले केमिकल में इस चीज़ को इतना मिलाने से ये सॉल्व किया जा सकता है, क्या इन चीज़ों के अंदर ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरी बात आप भली बातें समझ गए होंगे कि किसी चीज़ के पीछे लॉजिक लगा के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है और वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर बच्चा। अब यहाँ पर जो लर्नर का रोल होता है ना वो इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में होता है, यानी वो खुद सेल्फ सोचता है। ऐसा नहीं कि भाई उसको जो टीचर बोलेगा वैसे ही उसको काम करना पड़ेगा, वैसे ही उसको सॉल्व कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा इसके अंदर। वो खुद इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र चिंतक होकर वो समझेगा उन चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉल्यूशन जैसी सोशल प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर सकता है न्यू सॉल्यूशन से कि भाई आज ये वाला जो है यहाँ पर आपके जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है इसको ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। तो वो चीज़ उसने खुद ने सोची है, भाई ध्यान से समझिए आप इसको, उसने खुद ने सोची है, इंप्लीमेंट की है, तब जाके वो चीज़ सॉल्व हुई है। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है रिफ्लेक्टिव लेवल पर। तो तीनों लेवल क्या समझ में आ गए आप सभी को? 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल, ठीक है, जिसको आप लोवेस्ट लेवल समझते हैं, इसको रिकॉल और रोट लर्निंग पर फोकस करता है ये, यानी इसमें जो आपका लर्नर टीचर जो स्टूडेंट होता है वो निष्क्रिय रहता है, आपका पैसिव। सेकंड जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो इसमें जो फोकस होता है वो रटने पर नहीं बल्कि चीज़ों को समझने और उनके साथ रिलेशनशिप बनाने को लेकर होता है। इसमें एक्टिव होता है, ये ध्यान रख लेना। और ये जैसे उन चीज़ों को समझता है, ध्यान रख लेना। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं ना अपन, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ध्यान रख लेना। और ये क्रिटिकल जो थिंकिंग और जो भी लॉजिक और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं उन चीज़ों को मिला के ये इन चीज़ों के ऊपर काम करता है, ध्यान रख लेना। यानी किसी चीज़ को पूरा अच्छे से समझ के सॉल्व करने लायक चीज़ों को इसमें इंप्लीमेंट करता है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर इसका जो रोल होता है ना वो इंडिपेंडेंट लर्नर के तौर पर होता है, थिंकर के तौर पर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेप की ओर। 5वां स्टेप आपका है जो कि है क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर जो है विशेषताएं होती है, अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिटी, व्यावसायिक गुण।
मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है उसको डीप नॉलेज होता है, ध्यान रख लेना। सेकंड, पेडागोजिकल स्किल, यानी कंसेप्ट को इफेक्टिवली और क्लियरली समझाने की एबिलिटी भी उस टीचर के अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बने। अब आपने भी देखा होगा, अभी तक जितना आपने मेरे से पढ़ा होगा कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे मैं मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल लाइफ से आपको इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ। क्यों? ये इसलिए कर पा रहा हूँ ताकि आपको अपने उन चीज़ों को समझ सकें। आज मैं इस लाइन को पढ़ा, आगे बढ़ गया, तो आपके तो दिमाग में जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हुई नहीं। भाई आप भी तो समझेंगे ना कि भाई सर ने डेलिब्रेटेड पूछ लिया क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया कि डेलिब्रेटेड होने का मतलब है कि एक टीचर पहले उन चीज़ों को खुद सॉल्व करेगा, फिर आपको समझाएगा, नहीं उन चीज़ों को पहले लिख के समझ के आएगा, फिर आपको आगे। अब मेरे को ही नहीं समझ में पता है उस अर्थ उस चीज़ का, तो मैं आपको कैसे ही समझूंगा। तो एक अच्छा टीचर होने के नाते जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके, और मुझे अगर नॉलेज ही नहीं, उन चीज़ों की डीप लर्निंग नहीं है, तो मैं क्यों ही पढ़ूंगा आपको, मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ आगे। थर्ड आता कंटिन्यूस लर्नर, यानी हमेशा न्यू टीचिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी को अपडेट। आज क्या हो रहा है, जैसे मैं मान लो एज ए कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी कौन सा नया सुपर कंप्यूटर आया है, ईएल कैप्टन जिसका नाम है। आज कौन सी एआई के अंदर कौन सी नई टेक्निक आई है। एआई के साथ में आपको पता है कि एआई का अब एक लेटेस्ट वर्जन भी आ रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जिसका नाम है आपका क्या, सिंथेटिक इंटेलिजेंसी। तो ये एआई का नया वर्जन होगा, नई नई चीज़ें आ रही है आज के टाइम में, तो मुझे उससे अपडेट रहना पड़ेगा, तभी तो मैं बच्चों को समझा पाऊंगा भाई, है ना, ऐसे। तो ये आपका यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। प्रोफेशनल में मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट उसके पास होनी चाहिए, पेडागोजिकल स्किल उसके पास में होनी चाहिए, यानी चीज़ों को समझाने की, क्लियरली समझाने की स्किल होनी चाहिए। थर्ड मैंने कंटिन्यू लर्निंग, यानी हमेशा कुछ नया सीखने वाला होना चाहिए टीचर, ऐसा नहीं भी अभी भी पुरानी चीज़ों को लिए बैठा रट रहा है उन चीज़ों का, ऐसे। अब बात करें अगर अपन जो कि है आपकी पर्सनल क्वालिटीज मतलब होता है व्यक्तिगत गुण क्या क्या होना चाहिए। पेशेंस और टॉलरेंस वाले होना चाहिए, धैर्य और सहनशील होना चाहिए कोई टीचर, यानी स्टूडेंट की गलतियों को धीमी लर्निंग पर गुस्सा ना कर, यानी स्टूडेंट की जो भी गलतियां ना उनको वो अच्छे से समझने वाला होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई बच्चा एक बारी में आपसे समझ नहीं, अब मान लो मैं क्लास में आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ गया क्या, आप बोलते नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ए क्यों नहीं समझा, तेरी गलती है, भाग जाए यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, आपको बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, हम एक नए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो मैं एक अच्छे टीचर की कैटेगरी में आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। सेकेंड, एम्पैथी यानी सहानुभूति वाला होता है, यानी स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम और फीलिंग्स को समझो। आप अगर बच्चा कोई उदास बैठा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप धैर्य से समझो पास में बैठ के कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है या तेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है या तेरे फिजिकल प्रॉब्लम है, तो मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करूँगा उसके अंदर, ऐसा। थर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन यूथेसियम मतलब होता है उत्साह, बच्चे के अंदर आप उत्साह भरो, यहाँ पर ध्यान रखना। क्लास में हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी लाओ, ऐसा नहीं आप तो खुद ही यहाँ पर दुखी मन से वहाँ पर जगह हैं और दुखी मन से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से आपके साथ एक्टिवली जुड़ेगा, तो ये चीज़ आती है, उसको बोलते हैं यूथेसियम। तो उसके बच्चों को आप हमेशा उत्साहित रखो, आप खुद उत्साह के साथ भरे हुए रहेंगे, आप पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ है तो बच्चे भी आपके साथ पॉजिटिवली जुड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब एक बार फटाफट इसको रिकैप करते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है टीचिंग क्या होती है, ठीक है, जो कि पुराने टाइम से एक चली हुई एसेंशियल आपकी एक्टिविटी है। एक टीचिंग के अंदर एक जो टीचिंग होती है वो आपकी डेलिब्रेटेड यानी पहले से एक सोच के तैयार की गई नॉलेज होती है। उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी अच्छे से तैयार करती हैं, आपकी एडेबिलिटी यानी आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको भी अच्छे से डेवलप करती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि एक टीचिंग के अंदर नेचर होते हैं तो पर्पजफुल होता है कि यानी वो आपके आने वाले समय में किसी उद्देश्य को पूरा करने वाली होती है। फिर मैंने आपको बताया कि समाज के अंदर आपकी वैल्यू को भी इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है ये, ठीक है, इसका प्राइमरी एम ही ये जाता है आपका। फिर आपके यहाँ पर बाई डायरेक्शनल है, यानी एक टीचर जो होता है, टीचर और जो बच्चा होता है दोनों आपस में जुड़ के एक्टिवली इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल है। फिर डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है, यानी स्थिति के अनुसार आप अपने नॉलेज के अंदर अध्ययन को अपडेट करते हैं, फिर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल बनने मैंने आपको बताया। फॉर्मल होने का मतलब है कि जो टीचर जो टीचिंग आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं लिमिटेड होके, वो आपका फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब बाहर के वर्ल्ड से आप सीखते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट से। फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स क्या होता है टीचिंग के, तो टीचिंग के उदाहरणों के अंदर पहले मैंने आपको बताया कॉग्निटिव के अंदर आप एक लर्नर के नॉलेज, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सुधारते हैं। इफेक्टिव की अंदर बात करें तो आप उसके एटीट्यूड को, उसके वैल्यूज़ को, उसके इंटरेस्ट और इमोशंस को भी क्या करते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं।
अगला साइकोमोटर के अंदर आप उसके प्रैक्टिकल स्किल्स को अच्छे से आप डेवलप कर रहे होते हैं, उसके प्रैक्टिकल एबिलिटी जो होती है ना उसको आप अच्छे से समझा रहे होते हैं। फिर मैंने आपको लेवल बताए थे टीचिंग के, पहला मेमोरी लेवल था जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो लर्नर होता है ना वो पैसिव यानी निष्क्रिय होकर आपसे क्या कर रहा है, उन चीज़ों को याद कर रहा है और वो चीज़ें रटता है वो यहाँ पर। फिर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर पढ़ाया कि भाई इसके अंदर सिर्फ बच्चों का जो फोकस होता है वो सिर्फ उन चीज़ों को रटना ही नहीं होता, उनको समझाने को लेकर और उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बना सकता है उसके ऊपर ये फोकस करता है। इसमें जो लर्नर होता है वो एक्टिवली आपके साथ जुड़ता है, जैसे फिजिक्स के लॉ को या कंप्यूटर साइंस का कोई लॉ है, कोई भी रूल है तो उसको आप बैकग्राउंड में समझ रहे हो उसको, तभी तो आप सॉल्व कर पा रहे हो ऐसा। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करता है, चिंतनशील स्तर होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें आप एक बड़ी सी बड़ी जो हार्ड लेवल जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर पाते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशंस के साथ में, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एक टीचर की क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली प्रोफेशनल क्वालिटी जिसमें उस टीचर को सब्जेक्ट का मास्टरी होना चाहिए अच्छे से। सेकंड मैंने आपको बताया पेडागोजिकल स्किल, यानी जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो ना वो आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी डेप्थ में समझाने वाला हो टीचर, कंटिन्यू यानी हमेशा वो अपने नॉलेज में अपडेट करने वाला हो। फिर मैंने आपको पर्सनल क्वालिटीज़ बताई जिसमें मैंने आपको बताया कि एक टीचर जो होता है उसके अंदर, एक अच्छे टीचर के अंदर पेशेंस और एक टॉलरेंस होना चाहिए, यानी जो टीचर है वो एक धैर्यवान हो, यानी गलतियों को वो समझने वाला हो और उनके साथ में जो भी स्लो लर्नर होते हैं बच्चे उनके साथ गुस्सा ना करने वाला होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि वो सहानुभूति देने वाला हो, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उत्साह भरने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल क्वालिटी के अंदर आती हैं। अब हम फटाफट इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान यानी आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षण को क्या माना गया है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो शिक्षण जो है वो एक प्रकार की क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस, यानी इसके अंदर किसी चीज़ के होने या ना होने के पीछे का कुछ प्रूफ इनके पास अवेलेबल होता है। तो ये एक शैक्षिक मनोविज्ञान है, साइंटिफिक सॉरी। सेकंड आता है आपके शिक्षण के कौन से स्तर पर शिक्षार्थी एक यानी इंडिपेंडेंट थिंकर की रूप में भूमिका निभाता है। आपको मैंने लो लेवल का अंदर बताया था, सबसे पहला जिसको मेमोरी लेवल बताया था उसमें निष्क्रिय रहता है वो, ध्यान रखना, और वो यहाँ पर चीज़ों को रटता है, ध्यान रख लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जहाँ पर वो एक्टिवली उन चीज़ों को समझता है और उनके अंदर वो क्या करता है, वो डिसीजन लेने लायक होता है। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट जो कि आपका कौन सा था, जल्दी से बताइए भाई, लास्ट वाला कौन सा था आपका, लास्ट वाला स्टेज कौन सा पढ़ाया था, जल्दी से बताइए भैया, लास्ट वाला कौन सा पढ़ाया था आपको, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या करता है वो यहाँ पर उन चीज़ों को क्या करता है, अपने खुद के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उनको सोल्व करता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है आपका। तीसरा सवाल है शिक्षण एक द्विपक्षीय यानी बाई डायरेक्शनल प्रक्रिया, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी टीचर और जो भी लर्नर होता है ना, दोनों एक्टिवली एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, शामिल होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक अच्छे शिक्षक के सबसे अच्छे आवश्यक व्यक्तिगत गुण क्या हो सकता है, पर्सनल क्वालिटी क्या हो सकती है उसकी। तो पहला सख्त अनुशासन करने वाला, ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड जल्दी जल्दी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला, ये तो नहीं हो सकता है आपका। थर्ड धैर्य और सहानुभूति वाला यानी पेशेंस रखने वाला और एम्पैथी वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन व्यक्ति के मूल्य यानी उसकी वैल्यू, उसका एटीट्यूड यानी नज़रिया और उसकी जो भी आपके इमोशंस होता है ना उनसे संबंधित होता है। भाई कौन सा क्षेत्र होता है, तो वो होता है आपका एफेक्टिव डोमेन यानी जिसको भावनात्मक क्षेत्र कहते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पर आपके। छठा प्रश्न है आपका शिक्षण के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना किस सिद्धांत का हिस्सा होता है। शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना किस सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। तो ये जो होता है वो आपके सरलता और क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी सिंप्लिसिटी एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड करता है। नॉन टू अननोन की ओर कौन लेके जाता है बेटा, तो वो लेके जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन लेके जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये 6 प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। पहला चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो एक बार माता रानी का जयकारा लगा दीजिए। बढ़ते हैं हम आगे सेकंड चैप्टर की ओर।